हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डीडीओ यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर डियर स्टूडेंट्स लेकर हाजिर हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है EDU 302। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे BA फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये BA फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। और पेपर का कोड की बात करें तो पेपर का आपका कोड है EDU 302। और पेपर के टाइटल की बात करें तो एजुकेशनल स्टैटिक्स पेपर का टाइटल है। स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे ये 2023-24 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो स्टूडेंट बिना वेट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी हो सके सबसे अच्छे ढंग से संपन्न। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट्स चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलेगा। स्टूडेंट्स हम आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर सबसे अच्छी और सबसे ऑथेंटिक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और लेकर हमेशा की तरह आते हैं। तो मैं जो छोटी छोटी बातें बताऊंगा उसे नोट करेगा और अपने उस पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपने तैयारी को एक अच्छा रूप दे सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। द वर्ड स्टैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी जो वर्ड स्टैटिक यानी संख्यायिकी शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो स्टूडेंट लैटिन वर्ड की जब बात करते हैं तो लैटिन वर्ड से उत्पत्ति की बात करेंगे तो अभी मैं दोनों बातें आपको समझाऊंगा। तो लैटिन वर्ड से आया स्टेटस वर्ड, ठीक है। स्टेटस जो लैटिन वर्ड है इससे बना स्टैटिक शब्द। और अगर बात करें इटालियन वर्ड तो जो हमारा ऑप्शन बी स्टैटिस्टा है ये इटालियन वर्ड है। हो सकता है अगली बार एग्जाम में पूछे किस इटालियन वर्ड से आया है। तो स्टूडेंट लैटिन और इटालियन दोनों पुराने वर्ड है, ठीक है। लेकिन जो स्टेटस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और स्टैटिस्टा जो शब्द है वो इटालियन भाषा का शब्द है, ठीक है। और दोनों से ही स्टैटिक्स की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जब भाषा पूछ देगा लैटिन बताइए तो आप स्टेटस बताएंगे और इटालियन पूछेगा तो स्टैटिस्टा बताएंगे और दोनों दिया रहेगा और ऑप्शन में ए बी दोनों रहेगा तो दोनों को लगाएंगे। अगर जब ये नहीं दिया रहा है कि किस मतलब भाषा से आया, बस ये पूछा किसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बस बस इतना ही पूछता है तो आप स्टैटिस्टा और स्टेटस दोनों को टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैटिन वर्ड पूछा तो हमारे पहले का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड हम देख लेते हैं क्या कर रहा है। हु said statics stand for a branch of mathematics that specializes in enumeration of data, यानी किसने कहा है संख्याकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है। तो स्टूडेंट ये कथन गिलफोर्ड और टेट दोनों का है तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, गिलफोर्ड एंड टेट, ठीक है। तो गिलफोर्ड एंड टेट इनको बोला ही जाता है तो ये दोनों मिला के ऑप्शन सी सही होगा। ए भी दोनों ने कहा है। कई जगह अगर गिलफोर्ड के बाद टेट का नाम नहीं मिलेगा स्टूडेंट और किसी और का नाम मिलेगा तो बस गिलफोर्ड को लगा देंगे, या बस टेट का नाम मिलेगा और गिलफोर्ड नहीं रहेगा और कोई और रहेगा तो ओनली टाटे का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिसको टेट कहते हैं हिंदी में टाटे लिखा हुआ है उसको टेट पढ़ते हैं एक्चुअल में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स का कार्य क्या है। तो कह रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा टू प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना। तीसरा कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा यानी प्रदत्तों का वर्गीकरण। तो कलेक्शन भी करना होता है स्टूडेंट, प्रिडिक्ट करना भी होता है और क्लासिफिकेशन होता है। स्टैटिक्स में हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, मीन मीडियम मोड प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी सही होगा कि ये सारे इसके काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप किस और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चाह रहे हैं ये सारी बातें आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगी तो भी आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला ऑफ रेंज यानी रेंज का सूत्र क्या है। तो स्टूडेंट रेंज बराबर होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला ही होता है कि हाईएस्ट स्कोर अब माइनस लोवेस्ट स्कोर, यानी अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटा देते हैं तो ये बन जाता है जो है रेंज का फॉर्मूला। रेंज को हिंदी में प्रसार का कहते हैं तो प्रसार का सूत्र है अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट ये पेपर स्टैटिक्स है तो काफी थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। जो बातें मैं बताऊंगा उसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल या इंटरवल गैप जो है वो क्लास इंटरवल क्या है। और तो क्लास इंटरवल से रिलेटेड प्रश्न कर रहा है वर्ग अंतराल तैयार करने की विधि, यानी विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर क्लास इंटरवल। तो किस मेथड से लगा निकाला जाता है। तो कह रहा है इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
तो स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। समावेशी विधि, अपवर्जी विधि और शुद्ध वर्गीकृत विधि, इन तीनों का प्रयोग करके वर्ग अंतराल ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी का इस्तेमाल करके। तो आप तीनों का नाम याद अच्छे से कर लीजिए। हिंदी के अगर आपको हिंदी भाषा कंफर्ट है तो हिंदी में, और अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी में उस चीज़ों को याद करिएगा। मैथ और साइंस के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इंग्लिश से देखे जाने चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न कर रहा है, द मेथड ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यानी आवृत्ति वितरण का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की विधि है। कौन सी विधि है ये पूछा है। आवृत्ति वितरण यानी जो आपका होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण किससे होता है। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट किसी भी जो हमारा फ्रीक्वेंसी यानी जो डाटा होता है उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। उसको हम पाई चार्ट भी कह सकते हैं, पाई चार्ट बना के भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी कर सकते हैं और हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ सही है। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी सारे माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। आवृत्ति वितरण को लेखाचित्री प्रस्तुतिकरण के लिए इन सारे माध्यमों का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आवृत्ति, बहुभुज, स्तंभीकृति, स्तंभाकृति, पाई चार्ट, ये सारे आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कितने डिग्री का कोण होता है। तो पाई चार्ट के जो सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा स्टूडेंट, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, पाई चार्ट में 360 सर्कुलर चार्ट जो होता है वो पाई चार्ट होता है। जिस डाटा में मंजिलें खड़ी होती हैं वो आपका बार ग्राफ या हिस्टोग्राफ हो सकता है। ठीक है, हिस्टोग्राम हो सकता है, लेकिन पाई चार्ट क्या होता है, जो सर्कुलर बनता है। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों के से मध्यमान की गणना करिए, यानी कैलकुलेट द मीन। मीन, जब मीन मतलब स्टूडेंट एवरेज होता है, एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, औसत जिसको कहते हो। तो मीन निकालने का, जहां पे मीन निकालने को कहे वहां पे आपको औसत निकाल देना है। ठीक है, तो औसत यानी मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी संख्याएं दी गई है सबका जोड़, उसका जोड़ कर लीजिए और बटा कितनी संख्या कुल है वो। तो इसमें देख लीजिए 5 + 4 + 6 + 3 + 2, जब सबको जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। और ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ने से जब 5 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो सबका जोड़ बटा नंबर, संख्याओं की संख्या, जोड़ मतलब उनके योग की संख्या और उनके अंकों की संख्या कि कितने नंबर्स हैं और कितना उनका सम है। तो स्टूडेंट जब 5 + 4 + 6 + 3 और +2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 का संख्या कितने, ये टोटल नंबर है तो ये 5 है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 5 को 20, 5 4 20। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, और मीन का फार्मूला, मीडियम का फार्मूला और मोड का स्टूडेंट यानी मध्यिका, मध्यमान और बहुलक, इन तीनों का फार्मूला आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जरूर आपको मदद करेगा एग्जाम में अच्छा नंबर लाने में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मध्यमान का सही सूत्र। अब देखिए फॉर्मूला पूछ लिया है, तो मध्यमान जो होता है स्टूडेंट जिसको मीन कहते हैं, तो मीन का एक फॉर्मूला मैंने बताया कि सम ऑफ टोटल नंबर यानी कुल जो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कि वो कितनी संख्या में, ये होता है। तो अब इस फार्मूला को जब स्टूडेंट्स सिंबल्स में दिखाते हैं तो इसका फार्मूला सिग्मा एफ एक्स होता है या सिग्मा एक्स होता है, या एफ एक्स होता है या एक्स होता है, दोनों एक ही है। और अपन नीचे होता है एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या, और सिग्मा मतलब होता है जोड़, और एफ एक्स मतलब होता है कुल संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, और एन मतलब होता है कि वो कितने संख्या में है। तो जैसा अभी पहला वाला क्वेश्चन लगाया था, तो स्टूडेंट इसका सही फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो यही हमारा फार्मूला है। इसको कहीं कहीं एफ एक्स भी लिखा रहेगा तो वो भी सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका ये विषय स्टूडेंट तो ये सब आपको समझ में आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, यानी समान संभाव्यता वक्र। स्टूडेंट मेरा काम आपको बस आंसर बताना नहीं होता है। अगर आप सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं तो किसी और के भी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो जाके देख सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट जैसा मेरा नेचर है, मैं आपको चीजों को समझाते हुए ही पेपर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो सामान्यता संभाव्यता वक्र होता है, ये क्या होता है, तो नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व है इसको बेल कर्व के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेल शेप का होता है, घंटी का होता है, इसीलिए इसको बेल कर्व के नाम से, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी सामान्य संभाव्यता वक्र को बेल कर्व यानी घंटे के आकार का कर्व ये बनाता है, इसीलिए इसको बेल कर्व भी कहते हैं। और इसका आकार बेल का होता है, घंटी के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मैंने बोला ना मीन, मीडियम और मोड।
तो मध्यिका, मध्यमान और बहुलक ये सब निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रैक्टिस करके जाएगा, अच्छा नंबर चाहिए तो। अब कह रहा है मीडियम ऑफ द फॉलोइंग, मीडियन निकालिए, यानी इन संख्याओं का क्या निकालना है आपको, मध्यांक निकालना है। तो स्टूडेंट मध्यांक निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं कि बीच में ये इन संख्याओं को जोड़ते हैं कि इनका कितना योग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं पूरी दी गई है, 2 7 4 8 9 10 6 12 और 13, इन संख्या कितनी है, 9 है स्टूडेंट। ये 9 संख्याएं दी गई हैं, तो 9 संख्याओं में से मीडियन जो होता है बीच का होता है, तो 9 9 संख्या में से जो मध्यमान होता है बीच का होता है, तो बीच का 9 में से दोनों तरफ से 4 4 निकाल के बीच वाला जो बचा वही बीच का अंक हुआ। इसको n+1/2 से भी आप निकाल सकते हैं। तो 9 + 1 10 हो गया, 10/2 यानी शुरू से पांचवा। तो एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे और शुरू से पांचवा अंक देखेंगे स्टूडेंट। तो वो शुरू से पांचवा, तो ये हमारा आ जाएगा 9। वो कौन सा अंक हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 6 7 और 9, तो पांचवा अंक 9 आएगा, तो 9वां ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 9। अगर स्टूडेंट अगर जो मीडियन निकालने को, यानी जो मध्यांक निकालने को दे देगा और संख्या आठ होंगे, यानी किसी से विषम संख्या आएगी, तो हम दोनों तरफ से गिन लेंगे, एक क्रम में पहले सजा लेंगे, चाहे अवरोही चाहे आरोही में, और शुरू से जो होता है संख्या कितनी है उसका आधा करके एक जोड़ के आगे ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे 9 संख्या है तो उसको हम मान लिए 10, और 10 का आधा होता है 5, तो शुरू से पांचवा गिन लेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। और अगर 8 होगा तो 20 से उसको वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर 9 होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप जाके देख लीजिएगा स्टूडेंट, वीडियो में जितना पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है यदि मध्यमान तथा बहुलक का मान क्रमशः 35 और 30 है, ठीक है, 35 और 30 है, तो मध्यांक की गणना कीजिए। स्टूडेंट एक फार्मूला आप याद रखिएगा, वो फार्मूला क्या, मोड बराबर, मोड मतलब बहुलक, मैं अंग्रेजी में स्टूडेंट ज़्यादा मुझे समझ में ज़्यादा आता है, इसलिए मैं उसका प्रयोग करता हूँ। तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी 3 मीडियन होते हैं जिसको मध्यांक कहते हैं। 3, तो मोड यानी बहुलक बराबर 3 मध्यांक माइनस 2 जो आपकी मध्यमान है, ठीक है। तो आप 3, तो मोड बराबर, ये फार्मूला एमओ बराबर होता है 3 MD मतलब मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, तो इसी से निकल जाता है। तो जब इस फार्मूले पे हम स्टूडेंट रख देंगे, तो मोड हमको दे दिया गया है, यानी हमारा बहुलक दिया हुआ है 30, और उधर से जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इससे हमारा हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, और वो आंसर आएगा 33.33। जब आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने फार्मूला आपको बताया इसीलिए कि आप जाके इस फार्मूले पे जब उसको रखेंगे तो आपको आपका वो मिल जाएगा। फार्मूला क्या था, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड मतलब होता है बहुलक, मीडियन मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, मीडियन मतलब आपका हो जाता है मध्यांक, और मीन मतलब मध्यमान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यानी द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जब स्टूडेंट निकालते हैं तो इसके 3 मान होते हैं, 3 चीजों से सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है, मीन, मीडियम और मोड से। किससे, उन्हीं तीनों से सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है। तो कह रहा है कि माप है, तो इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मीन, मीडियम, मोड तीनों रहेगा तो ये सभी सही हो जाएगा, अगर इसमें से कोई एक रहेगा तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पे मीन दिया है, तो हम मीन मानी मध्यमान से हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालते हैं, मध्यमान के साथ साथ मीडियन से भी निकालते हैं और मोड से भी निकालते हैं, ठीक है। तो मीन, मीडियम, मोड तीनों से निकालते हैं, जो रहेगा वो लगा देंगे, ठीक है। ए बी रहेगा तो ए बी लगा देंगे, अगर 2 रहेगा, तीनों का नाम रहेगा तो ये सब लगा देंगे। अब कह रहा है विचलनशीलता की माप है, यानी वेरिएबिलिटी किससे नापी जाती है। तो स्टूडेंट वेरिएबिलिटी यानी जो विचलन होता है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से नापते हैं। किससे नापते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से नापते हैं, जिसको प्रमाणिक विचलन कहते हैं। विचलनशीलता की माप किससे की जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में की जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक आंकड़े का रेखा चित्रीय निरूपण है। तो रेखा चित्रीय मतलब स्टूडेंट कर्व कह सकते हो या डायग्राम आप कह सकते हो। तो आंकड़े का रेखा चित्र निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कह रहा है कोरिलेशन, हिस्टो, मीन और मोड। तो स्टूडेंट हिस्टोग्राम में भी करते हैं और बाकी और चीजों में भी ग्राफिकल, पाई चार्ट भी ग्राफिकल है, हिस्टोग्राम भी स्टूडेंट आपका ग्राफिकल है यानी चित्रीय है। तो हिस्टोग्राम, बार ग्राफ भी है, तीनों को याद रख लीजिए। बार ग्राफ, अब स्टूडेंट अंग्रेजी में बता रहा हूँ, हिंदी आप देख लीजिएगा। बार ग्राफ जो होता है वो भी ग्राफिकल है, यानी चित्रीय आंकड़े उसमें दिखते हैं, और उसके कर्व में भी आपको दिखते हैं, ठीक है, जिसको पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, इन तीनों में स्टूडेंट आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है।
अब देखिए अगला प्रश्न पूछा बहुलक का सूत्र, यही फार्मूला मैंने बताया जिससे पहला प्रश्न लगा था। तो बहुलक यानी जो है वो फार्मूला क्या है, तो बहुलक का फार्मूला है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फार्मूला है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन लगाने में काम भी आएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है समान्यता संभाव्यता वक्र का दूसरा नाम है। तो सामान्य संभाव्यता वक्र का दूसरा नाम है स्टूडेंट, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी बेल कर्व या गॉसियन कर्व कहते हैं। तो बेल कर्व नहीं दिया हुआ है, जो नॉमिनल कर्व होता है वो गॉसियन कर्व होता है या प्रोबेबिलिटी बेल कर्व होता है। तो बेल तो पहले आया था, अब यहाँ पे गॉसियन दिया हुआ है तो गॉसियन को लगा देंगे। गॉसियन भी होता है और ये बेल प्रोबेबिलिटी बेल कर्व भी होता है, जो नॉमिनल कर्व होता है, नॉर्मल कर्व, तो ये भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। कह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सर्वोत्तम है, किसमें सर्वोत्तम माप निकलती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की पूछ रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा तबियत नहीं ठीक है, फिर भी इट्स ओके, मैं आपके लिए करता हूँ कोशिश। हाँ, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप स्टूडेंट किससे निकाली जाती है, तो स्टूडेंट उसको मीन से निकाला जाता है, मीन यानी मध्यमान से। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप स्टूडेंट मीन से निकाली जाती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो मीन से भी होता है, मीडियम से भी होता है, मोड से भी होता है, लेकिन सर्वोत्तम किससे निकाला जाता है, तो मीन यानी मध्यमान से वो सर्वोत्तम निकलेगा। और जो बाकी जो मीन और मीडियन और मोड से यानी माध्यिका और बहुलक से जो निकालेंगे वो उससे भी निकल जाता है, लेकिन सर्वोत्तम जो है वो मीन है उसमें। ठीक है, बाकी एसडी से नहीं निकलता है। पाई चार्ट को कहा जाता है, देखिए अब पाई चार्ट को क्या कहा जाता है, वृत्त आलेख स्क्वायर ए एंड बी दोनों और नन ऑफ द। तो पाई चार्ट होता है स्टूडेंट वो सर्किल से होता है, जो नीचे अभी चित्र अभी में आ रहा है तो वो पाई चार्ट का है। ठीक है, जैसे ये चित्र अभी देख लीजिए, तो ये चित्र पाई चार्ट है, जब सर्किल में बटा रहता है तो वो पाई चार्ट कहलाता है। तो वही अगला प्रश्न कह रहा है पाई चार्ट को कहा जाता है, इसको वृत्त आलेख कहते हैं, यानी सर्किल, सर्किल वाले डायग्राम को पाई चार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, वृत्त आलेख। अगला प्रश्न पूछा, ध्यान से देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम तिमाही में विभिन्न उत्पादों के विक्रय को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, किस उत्पाद की सबसे कम बिक्री हुई। तो कह रहा है बिलो इज अ पाई चार्ट शोइंग सेल ऑफ अ डिफरेंट आइटम इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, विच आइटम है लोएस्ट सेल। तो कह रहा है एक साल के फर्स्ट क्वार्टर में यानी पहले तिमाही में जो स्टूडेंट कुछ सामानों की बिक्री हुई है और उसमें से सबसे कम बिक्री किस सामान की हुई। तो जरा हम चार्ट देख रहे हैं, तो गहना यानी ज्वेलरी स्टूडेंट 24% है, ध्यान से आप देखिए, भोजन 20% है, क्लॉथिंग यानी कपड़े पे वस्त्र पे आपका 40% है, और इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली के सामानों का 16%। तो सबसे कम किस पे है, आपको दिख रहा है, बिजली के सामान पे सबसे कम 16% किया गया है और सबसे कम पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 16% बिजली के सामानों पे बिक्री हुई है। ये बहुत आसान आसान भी पूछा गया जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी कक्षा में छात्रों द्वारा चुने गए रंगों को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, 22% छात्रों ने कौन सा रंग चुना है। तो अब आप चार्ट देखेंगे तो 22% स्टूडेंट, तो 22% को पूछ रहा है, तो 22% लोगों ने कितना चुना है, हरा रंग चुना है, आपको दिख रहा है। तो कौन सा रंग चुना है, 22% हैव चूजन द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर हमारा ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, हरा रंग चुना है। 22% के लोगों ने कौन सा रंग चुना है, हरा रंग चुना है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि दो चरों के बीच संख्याकी संबंध कहे जाते हैं, यानी जो द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड। तो दो चरों के बीच सांख्यिकी संबंध को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, दो चरों के बीच जो सांख्यिकी संबंध होता है उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। पहला कह रहा है कोरिलेशन यानी सहसंबंध, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रिग्रेशन यानी प्रतिगमन, सी कह रहा है ए एंड बी दोनों, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो जब दो चरों के बीच संख्याकी संबंध यानी द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड, तो इसको सहसंबंध कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, सहसंबंध कहते हैं। जब दो चरों के बीच संबंध निकालेंगे तो वो सहसंबंध ही बनेगा। ठीक है, और वो रिग्रेशन तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की दो सर्व महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट पता करने के दो तरीके क्या है,
तो अब एक तरीके पूछता तो आप ठीक है, तो कंफ्यूज होते। अब सीधे ये दो तरीका पूछा है, तो दो तरीके में दो ऑप्शन आने चाहिए, या तो एक ही में दोनों ऑप्शन होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट पता करने के लिए पहला कह रहा है पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि और स्पीयरमैन की कोटी अंतर विधि, यानी पियर्समैन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और दूसरा स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। तो स्टूडेंट इन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने में स्पीयरमैन और पियर्सन दोनों की विधियों का इस्तेमाल होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि और स्पीयरमैन की कोटी अंतर विधि दोनों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न कर रहा है सहसंबंध के प्रकार है, यानी कोरिलेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट कोरिलेशन के तो कई सारे प्रकार होते हैं, और इसमें से देख लेते हैं क्या क्या होता है कि नहीं है जो दिया है। तो इसमें कह रहा है धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। दूसरा कह रहा है नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी होता है। ऋणात्मक सहसंबंध और जीरो कोरिलेशन ये भी होता है। तो यानी हमारा सारा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सारे कोरिलेशन के प्रकार है, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ऑल ऑफ एबव सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का सूत्र क्या है। फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इज। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा। फॉर्मूला चूंकि स्टैटिक्स का पेपर है, ये संख्यायिकी है इसमें, तो इसमें स्टैटिक्स देखने को मिलता है। तो प्रोडक्ट मूवमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट फॉर्मूला जो है, जो दूसरा बी वाला फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, वो है P इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट निकालने का सही फार्मूला है। फार्मूला अच्छे से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि का सूत्र क्या है। मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि का सूत्र क्या है। तो मध्यमान ज्ञात करना है स्टूडेंट, ठीक है। मध्यमान जब ज्ञात करना है तो उसके लघु विधि का सूत्र। तो स्टूडेंट पहला फॉर्मूला जो ध्यान से देखिए, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है कि जो आपका मीडियन सॉरी, तो मध्यमान यानी मीन ज्ञात करने के लिए, तो मीन इज इक्वल टू ए एम प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। तो पहला ही फॉर्मूला जो है वो सही फॉर्मूला है, ठीक है। मीन इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, ठीक है। तो ये इसमें से दिया गया फार्मूला में से, वैसे फार्मूला छोटा वाला भी है लेकिन ये बड़ा फार्मूला, और इसी फार्मूले में से कौन सा सही फार्मूला है। जैसे एक चीज के कई फार्मूले होते हैं, तो ये मीन का बहुत सारा छोटा वाला फार्मूला जिसको मैंने पहले बताया था आगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वाला दिया है और फार्मूला पूछ रहा है, तो आपको सही तो बताना पड़ेगा। तो सही ए वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न कह रहा है 11, 12, 14, 17, 20, 27 का मध्यांक ज्ञात करिए, यानी मीडियन। मध्यांक ज्ञात करना है यानी मीडियन ज्ञात करना है स्टूडेंट। मीडियन ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि पहले एक क्रम में सजा लेंगे। तो 11, 12, 14, 20, 27 ये क्रम में सजा हुआ है, और फिर इनकी संख्याओं को हम गिन लेंगे। ये कितनी संख्या है। तो स्टूडेंट ये इन सारों की संख्या की बात करें तो 3, 3, 6, ये 6 संख्या में है, ठीक है। और मध्यमान निकालना है तो सारे को जोड़ देते हैं और बाई आंसर होगा। इसको जरा देख लीजिएगा, वो एक 31/2 आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा वो भी शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। स्टूडेंट पहले डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी बढ़ते या घटते क्रम में। तो 11, 12, 14, 17, 20, 27 ये एक क्रम में व्यवस्थित है। अब स्टूडेंट इसमें 3, 3, 6 पद हैं, तो इसमें से स्टूडेंट जो 6 हैं, तो 3 दोनों साइड से जो तीसरा तीसरा पद पीछे से और आगे से जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसको ले लेंगे। तो शुरू से थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा स्टूडेंट, 14 आ जाएगा। 11, 12, 14 और पीछे से तीसरे पे आ जाएगा आपका हो जाएगा 27, 1, 20 दूसरा और 17 तीसरा। तो 14 प्लस 17 दोनों पे आ जाएगा 31/2। ये हमारा आ जाएगा आपका मीडियन, ठीक है। तो मीडियन 31/2 हमारा राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको राइट आंसर 31/2 होगा। स्टूडेंट्स वीडियो लंबा हो रहा है, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप हमारा सेकंड वीडियो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे हम डालने की कोशिश करेंगे, वहां से भी देख सकते हैं। और चैनल पे भी आपको इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम 28 से लेकर पूरा 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।